Hello students, welcome back to my YouTube channel. I am here with one more video today, that is part 4 of chapter 3 atoms and molecules. So till now we have talked about atoms, molecules, element, compound. मैंने इन सारे टर्म्स में मैंने डिफरेंस बताया था आपको ये क्या होते हैं. लास्ट वीडियो में हमने एंड में बात की थी आयंस की, क्या कैटायन होते हैं, क्या एनायन होते हैं. इतना अभी तक हम कवर कर चुके हैं. ओके, टुडे वी विल टॉक अबाउट केमिकल फॉर्मूले, हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूले. ओके, केमिकल फॉर्मूला होता क्या है, इसका क्या मतलब है और कैसे हम अलग अलग फॉर्मूले बनाते हैं. ठीक है, और इसके बाद हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला यूनिट मास. सो लेट्स स्टार्ट विद केमिकल फॉर्मूले. Writing chemical formulae, how we write chemical formula. Okay, so first of all you see the chemical formula of a compound is a symbolic representation of its composition. What does it mean? क्या मतलब है इसका. जो केमिकल फॉर्मूला होता है किसी भी कंपाउंड का, आपको मैंने कंपाउंड लास्ट वीडियो में समझाया था. ठीक है, तो जो ये कंपाउंड है उसका फॉर्मूला लाइक H2O, मैं यहाँ पे H2O का एग्जांपल ले लेती हूँ अगेन. H2O वाटर का आप ये कंपाउंड है या फिर आप इसे मॉलिक्यूल बोल सकते हो. इसका फॉर्मूला आप क्या लिखते हो, H2O. तो ये क्या है, ये फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है, ये क्या है, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन. कंपोजिशन का मतलब ये कौन कौन से एलिमेंट से बना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ओके, अब इस फॉर्मूले में, इस कंपाउंड में या फिर इस मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन होंगे, कितने ऑक्सीजन होंगे, है ना. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से तो बना है, बट इसकी कंपोजिशन क्या होगी, वही एक केमिकल फॉर्मूले से हम रिप्रेजेंट करते हैं. देखो यहाँ पे दो वर्ड हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एंड कंपोजिशन. सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब आपको पता होना चाहिए. इस फॉर्मूले में आप देख रहे हो हाइड्रोजन को हमने क्या लिखा है H, ऑक्सीजन को O. ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिंबल्स की पार्ट 2 में एक टेबल प्रोवाइड की थी जिसमें अलग अलग सिंबल्स, हर एक एलिमेंट का कुछ सिंबल था जो मैंने बोला था आपको कि धीरे धीरे आपको वो याद भी करने हैं. ठीक है, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है या फिर वो टेबल आपको याद नहीं है, दोबारा जाओ वो वीडियो देखो और वो सारे सिंबल्स आपको याद होने चाहिए बेटा. क्लियर. आज भी आपको मैं एक टेबल इसमें दिखाऊंगी, वो भी आपको उसके बाद वो भी याद करनी है, अदरवाइज आपको केमिकल फॉर्मूले ये बनाने में बहुत मुश्किल होगी. क्लियर. तो आप यहाँ पे कंपोजिशन का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, और सिंबल्स, इनके सिंबल्स भी हमें पता है. अब कंपोजिशन का अगेन यहाँ पे क्या मतलब है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से तो बना है, बट कितने हाइड्रोजन होंगे, कितने ऑक्सीजन, ये हमें किससे, इस केमिकल फॉर्मूला यही शो करता है. क्लियर. यहाँ पे आप देख रहे हो कि कितने हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन हैं, ऑक्सीजन क्या है, 1 है. जब 1 होता है तो वो हम शो नहीं करते, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, 1 है. So you can say chemical formula of a compound is a symbolic representation of its composition. Clear? ये चीज आपको एकदम क्लियर हुई कि केमिकल फॉर्मूला क्या है एग्जैक्टली. चीजों को समझो, ये नहीं बस रट लिया, हर एक चीज का मीनिंग आपको पता होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट आप यहाँ पे देखो, केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए, बनाने के लिए आपको 2 चीजों की मेनली जरूरत पड़ती है. यहाँ देखो मैंने क्या लिखा है, फॉर राइटिंग केमिकल फॉर्मूले वी शुड नो सिंबल्स एंड कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट्स. क्या मतलब हुआ इसका, केमिकल फॉर्मूले जब आप अलग अलग बनाओगे, H2O का, वाटर का H2O है, अमोनिया का NH3 है, तो इसके लिए आपको किन 2 चीज़ों की मेनली ज़रूरत है. एक तो आपको सिंबल्स पता होने चाहिए, जो भी मैंने आपको बोला पार्ट 2 में मैंने आपको एक टेबल दी थी वो याद होनी चाहिए आपको, और एक और टेबल आज मैं इधर दिखाऊंगी आपको, NCERT में गिवन है टेबल 3.6, वो भी आपको पता होने चाहिए. तो एक तो आपको सिंबल पता होना चाहिए, नेक्स्ट कंबाइनिंग कैपेसिटी. इन दोनों की देखो सिंबल्स, जैसे आपको पता ही है, दोबारा मैं एक बार और बता देती हूँ. हाइड्रोजन है उसे आप H लिखते हो, नाइट्रोजन है N लिखते हो, ऑक्सीजन को O लिखते हो, आयरन को Fe लिखते हो. ठीक है, और भी और सिंबल है, सिल्वर को Ag लिखते हो. ये सब क्या है, अलग अलग एलिमेंट के सिंबल्स हैं. हाँ, अभी हम टेबल में देखेंगे कि हाइड्रोजन को H लिखते हो, लेकिन ये हाइड्राइड आपका क्या हो जाता है H-. मैं समझाऊंगी भी आपको.
सल्फाइड है तो वो क्या हो जाएगा, SO3 2-। ओके, ये एक तो आपको सिंबल्स पता होने चाहिए, क्लियर। दूसरा आपको कंबाइनिंग कैपेसिटी इनकी पता होनी चाहिए। कंबाइनिंग कैपेसिटी का क्या मतलब है, यू सी हियर, देखो फर्स्टली मैंने ये क्या लिखा है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी और द कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है किसी एलिमेंट की, किसी एटम की क्या वैलेंसी होती है, तो वैलेंसी, इस वर्ड से डरना नहीं है, वैलेंसी कुछ नहीं है, कंबाइनिंग पावर या कंबाइनिंग कैपेसिटी को ही हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी। इसका मैं एक आपको ये बहुत ही फनी और बहुत ही अच्छा से एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको ये समझ आए, ठीक है। यहाँ पे देखो, आपको यहाँ ये क्या नजर आ रहा है, ऑक्टोपस। हाँ, दूसरी साइड क्या है, कोई एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, कोई एक इंसान है। अब क्या करना है, मैं यहाँ पे आपको दो कंडीशन दे रही हूँ। ऑक्टोपस को ह्यूमंस की, ऑक्टोपस की कितनी आर्म्स होती हैं, यू नो, आपको पता है ऑक्टोपस की कितनी आर्म्स होती हैं, 8। ह्यूमन की कितनी होती हैं, 2 हाथ होते हैं हमारे, 2। अब इन्हें क्या करना है, ऑक्टोपस को ह्यूमन बीइंग को पकड़ना है, जो इंसान है इसके दोनों अपनी आर्म से, अपने हाथों से ह्यूमन के जो हाथ हैं, इस इंसान के जो हाथ हैं वो पकड़ने हैं, क्लियर। लेकिन दो कंडीशन है कि वो एक हाथ से इंसान का एक ही हाथ पकड़ेगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि ह्यूमन और ऑक्टोपस इन दोनों के सारी जो ये आर्म्स हैं ये कंप्लीटली सारी की सारी ये क्या होनी चाहिए, लॉक्ड, मतलब सारी पकड़ी जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि ह्यूमन का, किसी इंसान का एक हाथ खाली रह गया या फिर ऑक्टोपस की 7 आर्म्स तो यूज हो गई, एक खाली रह गई, नो। तो आप कितने, और ये ऑक्टोपस कितने ह्यूमन बीइंग को पकड़ सकेगा, एक आर्म से एक ही ह्यूमन की आर्म पकड़नी है, एक ही हाथ से एक हाथ ही पकड़ना है। तो आप क्या बोलोगे कि ऑक्टोपस के 8 हाथ हैं, यहाँ पे ऑक्टोपस के दिख रहे हैं आपको 8 हाथ हैं, ह्यूमन के 2 हैं, तो 2 आर्म से 2 ह्यूमन की आर्म पकड़ेगा, फिर नेक्स्ट 2 से एक और ह्यूमन की दोनों आर्म्स। ऐसे आप क्या बोलोगे, देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मान लो हम ऑक्टोपस को मैं O सिंबल से शो कर रही हूँ। वैसे ऑक्सीजन का होता है, यहाँ बस समझाने के लिए मैं ये O ले रही हूँ। ह्यूमन को मैं H से शो कर रही हूँ, क्लियर। मैं बस एक आपको समझाने के लिए सिंबल ले रही हूँ। आप क्या बोलोगे, इसका फॉर्मूला देखो क्या बन जाएगा, एक ऑक्टोपस 4 ह्यूमन बींग्स को ऐसे पकड़ सकता है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, OH, ऑक्सीजन तो एक ही, ऑक्सीजन नहीं बेटा, सॉरी मैं भी कंफ्यूज हो गई। ऑक्टोपस, एक ऑक्टोपस है, कितने ह्यूमन बींग्स को पकड़ लेगा ये, 4, तो ऑक्सीजन 1 है और ह्यूमन कितने हैं, 4, लेकिन एक हम शो नहीं करते, तो ये क्या बन जाएगा, OH4। ये जो OH फॉर्मूला बना है ये आपको समझ आया। यहाँ पे 2 चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ी, एक तो आपको सिंबल की ज़रूरत पड़ी, ठीक है, यही मैंने आपको पहले बताया कि एक केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए आपको सिंबल की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा कंबाइनिंग कैपेसिटी, तो यहाँ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑक्टोपस की आपको पता चली क्या है, 4। वो 4 ह्यूमन बींग्स को ऐसे पकड़ सकता है, एक हाथ से अपने ह्यूमन का एक हाथ पकड़ेगा, दूसरे से ह्यूमन का दूसरा हाथ, क्लियर, फिर दूसरा ह्यूमन का एक हाथ एक से, दूसरे से, ऐसे वो 4 ह्यूमन बींग्स को पकड़ सकता है, 4 इंसान को पकड़ सकता है। तो उसकी कंबाइनिंग पावर या कैपेसिटी या वैलेंसी हम क्या बोलेंगे, 4 है। इस तरीके से हमने ये फॉर्मूला बनाया, क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखो, ये तो अभी तक हमने बात की ऑक्टोपस और ह्यूमन बींग की, एक जनरल एग्जाम्पल ताकि आपको समझ आ जाए इसलिए मैंने दिया है। ये आपको टेबल दिख रही है, यहाँ पे ये अलग अलग आयन है। आयन का मैंने मतलब समझाया था, आयन कुछ नहीं है, वो चार्ज्ड स्पीशीज हैं जिनके ऊपर चार्ज होता है, प्लस या माइनस कुछ चार्ज होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आयंस। ओके, तो आपको ये सारे आयंस की टेबल नजर आ रही है, ठीक है, और इनके साथ इनका क्या है, सिंबल। तो ये आपको सारे आयन विद सिंबल पता होने चाहिए, याद होने चाहिए, ठीक है। तभी मैंने आपको बोला था पार्ट 2 में जो टेबल है वो धीरे धीरे याद कर लो। आगे भी, इसके आगे भी और भी टेबल्स आएंगी, अगर आप उस टाइम वो याद नहीं करोगे, नेक्स्ट फिर एक और टेबल आ जाएगी, तो आप सब कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ समझ नहीं आएगा। साथ साथ में याद करते रहो, लिख लिख के याद करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है इन्होंने, सोडियम। ये टेबल याद होगी तभी आप इजिली केमिकल फॉर्मूले लिख पाओगे। ये चीज आपको क्लियर हो रही है।
यहाँ पे आप देखो सोडियम को हम किस सिंबल से ये तो मैंने आपको उस टेबल में ही बताया था, सोडियम को Na लिखते हैं, बट इस पे आपको चार्ज याद होना चाहिए। अभी के लिए आप जब केमिकल फॉर्मूले लिख रहे हो आप इस चार्ज को ही उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी मानोगे, ठीक है। चैप्टर 4 जब हम समझेंगे वहां आपको क्लियर होगा एग्जैक्टली वैलेंसी क्या होता है, कितने वो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। जब आपको पता और चलेगा कि क्या इलेक्ट्रॉन होता है, कितने इलेक्ट्रॉन एक एटम दे सकता है, कितने ले सकता है, वैलेंसी एकदम क्लियर वहां पे होगी, ठीक है। अभी के लिए आप ये चार्ज याद रखो तो आप केमिकल फॉर्मूले लिख पाओगे। क्लियर? सोडियम क्या है? Na प्लस, पोटेशियम K प्लस, सिल्वर Ag+, ऐसे ही चलता रहेगा। आयरन देखो क्या लिखा है इन्होंने Fe2+। तो आपको चार्ज के साथ याद होना चाहिए कि कितना चार्ज होता है इस पे। क्लियर? एल्यूमिनियम Al3+। फिर देखो हाइड्राइड क्या लिखा है इन्होंने H-, क्लोराइड Cl-, सल्फाइड S2-। नेक्स्ट आ जाओ, देखो इन्होंने क्या लिखा है अमोनियम को, ये पॉलीएटॉमिक आयंस आ गए अब, ठीक है। पॉलीएटॉमिक आयंस मैंने बताए थे जो एक से ज्यादा एटम से बने होते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन, पहले वाले क्या है सिंगल सिंगल एटम है, जो सोडियम था पोटेशियम था सिंगल सिंगल एटम थे। अमोनियम में क्या है नाइट्रोजन भी है हाइड्रोजन भी है। तो NH4+, जो ये प्लस चार्ज है ये पूरे NH4 पे है। ये चीज भी मैं अभी आपको समझाऊंगी। हाइड्रोक्साइड का क्या है OH-, कार्बोनेट CO3 2-, लास्ट देखो फॉस्फेट PO4 3-। तो ये सारे आयंस के नेम विद सिंबल आपको याद होने चाहिए। धीरे धीरे लिख लिख के याद करो, हो जाएंगे विद टाइम आपको ये सारे याद। क्लियर? तो अब यहाँ पे देखो, अब हम देखते हैं कि केमिकल फॉर्मूले हम कैसे लिखते हैं। देयर आर सम रूल्स फॉर राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। ओके, ये बेसिक रूल्स देखो क्या लिखा है मैंने। फर्स्ट रूल क्या है? द वैलेंसीज और चार्जेस ऑन द आयन मस्ट बैलेंस, इट मस्ट बी बैलेंस्ड। ओके, मैं एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको एकदम क्लियर होगा। ये जो भी हम आयन लेते हैं while writing chemical formula, like let me take one example, hydrogen sulfide, हाइड्रोजन सल्फाइड का बेटा फॉर्मूला होता है H2S। ओके, अभी जो मैंने आपको टेबल दिखाई थी इसमें हाइड्रोजन, इस पे क्या चार्ज था +1। जो टेबल थी आप दोबारा देखो उस पे क्या चार्ज है, आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है। एनसीईआरटी ओपन करके देखो हाइड्रोजन पे कितना चार्ज है 1, सल्फर पे कितना है, सल्फाइड पे सॉरी +2 -2 बेटा, एक सेकेंड, सल्फाइड पे कितना है 2-। ओके, तो ये बैलेंस्ड होने चाहिए। अब हाइड्रोजन पे 1 है, सल्फाइड पे कितना है 2-। अब आपको बैलेंस करना है तो दोनों पे क्या करना पड़ेगा 2-2। हाइड्रोजन पे 1+ है तो हम क्या करेंगे, ये 2 हाइड्रोजन ले लेंगे। आपको यहाँ नजर आ रहा है हमने हाइड्रोजन कितने लिए 2, तो 2 होने से कितना हो जाएगा इस पे चार्ज +2। ओके, 1 पे +1 है तो 2 पे कितना हो जाएगा +2, और सल्फाइड पे आपको पता है 1 पे ही कितना है 2-। दोनों बैलेंस हो गए, ये दोनों बैलेंस हो गए। तो फर्स्ट रूल का मतलब यही है। ये आपको समझ आया? यहाँ पे आप देख रहे थे सल्फाइड पे 2- है, लेकिन एक हाइड्रोजन पे कितना है +1, तो आपको 2 लेने हैं क्योंकि -2 +2 बैलेंस होना चाहिए। +1 है तो +1 -1, +3 है तो -3, ये बैलेंस रहने चाहिए जब आप केमिकल फॉर्मूले बना रहे हो। तो हमने यहाँ क्या किया 2 हाइड्रोजन ले लिए ताकि आपका चार्ज कितना हो जाए, प्लस वाला भी 2 हो जाए। ये चीज क्लियर हुई? नेक्स्ट रूल देखो आप, व्हेन अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, द नेम और सिंबल ऑफ द मेटल इज रिटन फर्स्ट। लेट मी टेक वन एग्जांपल हियर ऑल्सो। क्या मतलब हुआ, आप आयरन सल्फाइड, आयरन सल्फाइड का फॉर्मूला होता है FeS। इसमें आप देख रहे हो जब केमिकल फॉर्मूले जिसमें एक मेटल होता है दूसरा नॉन मेटल होता है, ठीक है। मेजरली जो है आप कंपाउंड जिनके फॉर्मूले हम लिखेंगे वो बाइनरी कंपाउंड है जिसमें 2 एलिमेंट होंगे। ओके, 3 वाले और वो ज्यादा नहीं है, मेजरली अभी 2 वाले हैं जो स्टार्टिंग में मैं एग्जांपल लूंगी, 3 वाले भी मैं समझाऊंगी। तो ये जो 2 वाले हैं यहाँ देखो,
आयरन आपको पता है क्या है, मेटल। सल्फर आपको पता है क्या है, सल्फर से ही सल्फाइड बना है, सल्फर आपको पता है नॉन मेटल। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बोला है, फॉर्मूला कह रही हूँ, रूल के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बोला है कि मेटल को आप पहले लिखोगे, नॉन मेटल को उसके बाद। तो यहाँ पे Fe आपने पहले लिखा, सल्फर उसके बाद, एज सिंपल एज दैट। किसी फॉर्मूले में, किसी कंपाउंड में या किसी मॉलिक्यूल में अगर एक मेटल है और दूसरा नॉन मेटल है, ओके, तो मेटल को आप पहले लिखोगे देन नॉन मेटल। क्लियर? The last rule is in compounds formed with polyatomic ions, the ion is enclosed in a bracket before writing the number to indicate the ratio. In case the number of polyatomic ion is 1, the bracket is not required. ओके ये वाला जो रूल है, ये जब मैं अभी फॉर्मूले आपको बनाना सिखाऊंगी तब डिस्कस करती हूँ, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, तब मैं आपको ये वाला रूल क्लियर करती हूँ। तो आप यहाँ पे आ जाओ। अब हम कुछ सिंपल कंपाउंड्स हैं, उनके फॉर्मूलों के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे हम फॉर्मूले लिखते हैं। ठीक है, फर्स्ट मैं एग्जांपल लेती हूँ। मैं 6-7 फॉर्मूले लिखूंगी जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे फॉर्मूले, हम केमिकल फॉर्मूले बनाते हैं। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। फर्स्ट हाइड्रोजन क्लोराइड, सॉरी मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है, हाइड्रोजन क्लोराइड। यस, अब केमिकल फॉर्मूले लिखने के लिए आपको पता है, आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहले सिंबल की, तो आपको सिंबल हाइड्रोजन का पता है क्या होता है, H+। अभी जो टेबल मैंने दी थी उसमें क्या लिखा था, हाइड्रोजन H+, क्लोराइड Cl-। जो ये चार्ज है, अब हम इनके साथ नहीं लिखेंगे जब हम केमिकल फॉर्मूला बना रहे हैं, इनके साथ यहाँ नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे, ये जो चार्ज है वो नीचे लिखेंगे। हाइड्रोजन पे कितना है, +1, क्लोरीन पे -1। क्लियर? यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। कंबाइनिंग कैपेसिटी अभी के लिए आप जो चार्ज दे रखे हैं इसी के थ्रू आप करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जैसे मैथ्स में करते हो ऐसे। अब इसके अकॉर्डिंग आप देखो क्या फॉर्मूला बन गया, हाइड्रोजन 1, चार्ज नहीं दिखाओगे, हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन चार्ज प्लस या माइनस नहीं दिखाओगे। ओके, जब केमिकल फॉर्मूला लिख रहे हो उस टाइम प्लस या माइनस नहीं लिखोगे। और Cl पे भी क्या है, 1। तो ये 1 आपको शो करने की, जहाँ पे भी 1 होता है आप शो नहीं करते, तो ये फॉर्मूला फाइनली क्या बन जाएगा, HCl। ये चीज़ आपको क्लियर हुई। हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला क्या बना, HCl। नेक्स्ट एग्जाम्पल लो, ये 6-7 में एग्जाम्पल दूंगी, आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। योर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, NCERT में ही ये सारे एग्जाम्पल गिवन है। हाइड्रोजन सल्फाइड, ओके, हाइड्रोजन आपको पता है क्या है, H। सल्फाइड देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, ये H+ होता है, सल्फाइड कितना होता है, 2-। ओके, अगेन ये चार्ज आप यहाँ नहीं लिखोगे, कहाँ लिखोगे, नीचे, +1 और इस पे -2। ओके, यही दे रखा है आपको। या फिर इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 प्लस करके और 2 - उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देन आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा फॉर्मूला, हाइड्रोजन के पास कितना हो गया, 2 और सल्फर 1। अब ये 1 आप शो नहीं करते तो फॉर्मूला डायरेक्टली क्या बन जाएगा, H2S। ये आपका फाइनल फॉर्मूला बन गया हाइड्रोजन सल्फाइड का। तो आप सबसे पहले सिंबल लिखोगे, उसमें जितने भी चार्ज होता है जो आपको टेबल में गिवन है, क्लोराइड पे -1 है, सल्फाइड पे 2- है, जो भी है, एल्युमिनियम पे +3 है, तो वो आप चार्ज लिखो नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ओके, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, एल्युमिनियम ऑक्साइड। फिर आप खुद भी प्रैक्टिस करोगे। एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम का आप क्या लिखते हो, Al, ऑक्साइड को
O। क्लियर? एल्यूमिनियम को Al, ऑक्साइड को O। इस पे एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होता है? एक सेकेंड, 3 प्लस या फिर +3 कुछ भी लिख लो। ऑक्साइड पे 2 माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या बन जाएगा फॉर्मूला आपका? Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आप यहाँ पे देखो, ये कंफ्यूज नहीं हो गए। उस टेबल में देखो एल्यूमिनियम ऐसे ही लिखा हुआ है, Al3 प्लस, ऑक्साइड कैसे लिखा हुआ है? 2 माइनस। ये जो चार्ज गिवन है बेटा आपको टेबल में, यही मैं यहाँ लिख रही हूँ, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो गए। एक और मैं एग्जांपल ले लेती हूँ आपके लिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे देखो, वो आपको जो थर्ड रूल था वो यहाँ समझ आएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके। कैल्शियम आपको पता है, आप क्या लिखते हो? Ca, हाइड्रोक्साइड को OH। कैल्शियम पे कितना चार्ज होता है? 2, वेट, 2 प्लस, हाइड्रोक्साइड पे 1 माइनस, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Ca, ये 1 है, और OH। अब देखो यहाँ पे वो जो थर्ड फॉर्मूला रूल लिखा हुआ था, ये OH क्या है? यहाँ पे जो ये OH है पॉली एटॉमिक आयन है, तो जहाँ पे भी पॉली एटॉमिक आयन होगा वहां आप क्या करोगे? पूरा ब्रैकेट यूज करोगे और इसके बाहर 2 लिखोगे। अगर मैं इसे ऐसे लिख देती हूँ CaOH2, तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये 2 है ये ओनली हाइड्रोजन के आगे लिखा हुआ है OH2, जबकि ये जो 2 है इसका मतलब है यहाँ पे 2 हाइड्रोक्साइड आयन है जो आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 हाइड्रोक्साइड आयन है, तो पॉली एटॉमिक आयन होगा वहां पे आप क्या करोगे? ब्रैकेट यूज करोगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अदरवाइज चीजें गलत हो जाएंगी। ऐसे लिखोगे तो वो चीज गलत है, आपको ऐसे लिखनी है। मैं इसका एक और एग्जांपल दे देती हूँ आपको, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम का क्या होता है सिंबल? वेट, Na, कार्बोनेट, CO3, ओके। कार्बोनेट कैसे लिखते हो? CO3। अब सोडियम पे कितना चार्ज होता है? 1 प्लस, ओके। CO3 पे 2 माइनस, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या बन जाएगा फॉर्मूला? Na2CO3। अब बोलोगे आप मैम ये चार्ज दिखाएं, हम ऐसे ब्रैकेट में डाल के ये चार्ज दिखाएं 1, लेकिन 1 आपको पता है आप शो नहीं करते, तो आप डायरेक्टली ये लिख दोगे Na2CO3। आपको ये चीज क्लियर हुई? मैं आपको ये अलग से बता देती हूँ। जो भी ये पॉली एटॉमिक आयन होते हैं, जैसे कि आप इस टेबल में देखोगे, सल्फेट को हम लिखते हैं, सल्फेट को हम कैसे लिखते हैं? आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। अगर कोई कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछो। सल्फेट को आप लिखते हो SO4 2 माइनस। तो ये जो 2 चार्ज है, 2 माइनस चार्ज है, ये इस पूरे पे है। आप ऐसे समझो कि SO4 2 माइनस की ये ओनली ऑक्सीजन पे है, तो वो चीज गलत है। जो 2 माइनस चार्ज है ये इस पूरे पे है। ये आपको समझ आई? ऐसे ही अगर फॉस्फेट का एग्जांपल लेती हूं मैं, तो PO4 3 माइनस, इसका मतलब क्या है? ये पूरे पे है जो 3 माइनस। तो आप ब्रैकेट भी दिखा सकते हो, नहीं दिखाते हो तो इसका मतलब ऑब्वियसली ये यही है। ये अंडरस्टूड है कि PO4 इस पूरे पे ये 3 माइनस चार्ज है।
तो पॉलीएटॉमिक आयन में आपको कंफ्यूज नहीं होना। एक लास्ट में आपको एग्जांपल ले लेती हूँ केमिकल फॉर्मूले का, जो आपको थोड़ा एकदम क्लियर हो जाएगा। इससे थोड़ा सा ये मुश्किल है। इट्स अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम आयन देखो कैसे लिख रहे हो आप उस टेबल के अकॉर्डिंग, NH4। ओके, अमोनियम इज NH4, सल्फेट इज SO4। ओके, NH4 पे कितना चार्ज होता है? +1। SO4 सल्फेट पे 2-, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप क्या लिखोगे? NH4, इस पे अब 2- है तो पहले ब्रैकेट में डालोगे, डायरेक्टली 2 नहीं लिख दोगे। 2 NH4 2 और सल्फेट SO4। अब इसे ब्रैकेट में डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे आप 1 ही लिखोगे, है ना, तो ये ब्रैकेट में डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसका क्या बन जाएगा? अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला। अगर इसे आप ऐसे लिखते हो NH4 और फिर यहाँ पे 2 लिख देते हो और SO4, इसका ये गलत है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो जो ये पॉलीएटॉमिक आयन होते हैं, NH4 है, SO4 है, ठीक है, या फिर आपका PO4 है, CO3 है, इसमें हमेशा आप ब्रैकेट लगाओगे। अगर 1 नहीं है तो 2, 3 क्या ये चार्ज हैं तो आप क्या करोगे? ब्रैकेट लगाओगे। 1 है तो आप नहीं लगाते क्योंकि वो अंडरस्टूड होता है कि 1 ही है। ये आपको चीज़ क्लियर हुई? क्लियर हुआ कि हम केमिकल फॉर्मूले कैसे लिखते हैं, ये अलग अलग केमिकल फॉर्मूले कैसे बनते हैं। इससे नेक्स्ट आ जाओ आप, हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास की। यस, मॉलिक्यूलर मास देखो मैंने यहाँ क्या लिखा है। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस and this molecular mass is expressed in U, यूनिफाइड मास यूनिट। आपको बताई थी एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है? U। तो मॉलिक्यूलर मास भी क्या है? हम U में ही एक्सप्रेस करते हैं, इसकी यूनिट भी U होती है। तो मॉलिक्यूलर मास क्या है? यहाँ पे देखो इन्होंने क्या बोला, मॉलिक्यूलर मास क्या है? किसी सब्सटेंस में जो एटम है, लाइक H2O में हाइड्रोजन एटम है और ऑक्सीजन एटम है, इन्हीं के मास का जो सम है, इनको हम ऐड कर दें। हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, इनको जो इसका मास होगा और ऑक्सीजन का 1 एटम है, इसके मासेस को, इन मासेस को हम ऐड कर दें, इसके सम को ही हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, इससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ H2O। मैं बार बार यहाँ पे H2O का एग्जांपल ले रही हूँ, इससे आपको बहुत ईजिली समझ आ जाएगा, ठीक है। जो भी चीज़ में H2O का एग्जांपल लेते हैं बहुत इजी एग्जांपल है। यहाँ पे आप देख रहे हो कौन कौन से 2 एलिमेंट हैं? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसमें कौन कौन से 2 एलिमेंट है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपको क्लियरली नजर आ रहे हैं। हाइड्रोजन आपको इसका एटॉमिक मास टेबल प्रोवाइड की थी, टेबल में बोला था कि ये 7-8 जो एलिमेंट्स हैं इनके एटॉमिक मास आपको याद होने चाहिए। यस, तो वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो देखो। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1U। लेकिन यहाँ पे कितने हैं हाइड्रोजन के एटम्स? 2। तो आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 2 से। तो इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 2U। एक का 1U होता है, लेकिन यहाँ पे कितने हैं? 2 हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 2U। ऑक्सीजन कितने होते हैं? इसका एटॉमिक मास 16U और ये एक ही है, तो इसका कितना रहेगा? 16U। अब इसका मैं मॉलिक्यूलर मास लिखूं, मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, मॉलिक्यूलर मास नहीं, मैं फुल ही लिख देती हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, ये देखो क्या हो जाएगा। हाइड्रोजन का कितना है? 1U, लेकिन ये 2 हैं तो 2 से इंटू कर दिया, प्लस ऑक्सीजन का कितना है? 16 और इसके कितने एटम हैं? 1, तो 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया? 1 × 2, 2 + 16 = 18U। यहाँ पे बेटा रुको,
मैं नीचे लिख देती हूँ, क्या हो जाएगा 18U। इसका मोलिकुलर मास कितना हो गया 18U। तो बड़ा सिंपल है, इसमें कुछ आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस एटॉमिक मास याद होना चाहिए मोलिकुलर मास कैलकुलेट करने के लिए। मोलिकुलर मास क्या है, अब जैसे H2 का एग्जांपल दिया है, ये जिन एलिमेंट से जिन एटम से बना है उन एटम के ही एटॉमिक मास को हम उसके सम को ओके उन्हें अगर हम ऐड कर दें, इन्हें हम ऐड कर दें तो वो क्या बन जाएगा आपका मोलिकुलर मास। ओके आपके लिए होमवर्क है NH3 का मोलिकुलर मास क्या होगा, ये आप मुझे कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। मोलिकुलर मास ये कौन कौन से एलिमेंट से बने, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का कितना होता है ये NCERT में देखो या फिर वो वीडियो देखो, वहाँ पे मैंने टेबल आपको शो की थी। और हाइड्रोजन का कितना होता है, ऐड करो और अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ मुझे। ओके नेक्स्ट बात करेंगे हम फॉर्मूला, लास्ट बस ये टॉपिक है आज के लिए, फॉर्मूला यूनिट मास। The formula unit mass of a substance is the sum of the atomic masses of all atoms in a formula unit of a compound. ये सेम है बेटा, जैसे हम मोलिकुलर मास कैलकुलेट कर रहे थे, सेम फॉर्मूला यूनिट मास हम कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला यूनिट मास सॉरी, यहाँ पर बस एक चीज़ ये देख लो, हम फॉर्मूला यूनिट, एक ही नया वर्ड आ रहा है, ये इसका मतलब क्या है। फॉर्मूला यूनिट, केमिकल सब्सटेंसेस हुज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ आपको एग्जांपल दे देती हूँ। फॉर्मूला यूनिट हम किसे बोलते हैं, लाइक NaCl। यस, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सेम वैसे ही कैलकुलेट होगा कि NaCl सोडियम का यहाँ पे एक एटम है, तो इसका जो मास होता है, क्लियर, इसका जो एटॉमिक मास होता है सोडियम का वो, और फिर हम उसमें ऐड कर देंगे क्लोरीन का जो मास होता है, वो फॉर्मूला यूनिट मास है। तो सेम है, मोलिकुलर मास की तरह हम कैलकुलेट कर रहे हैं, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हम इसे फॉर्मूला यूनिट बोल रहे हैं, इसे हम मॉलिक्यूल नहीं बोल रहे। मॉलिक्यूल होता है तो मोलिकुलर मास, इसे हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, फॉर्मूला यूनिट। बट वाई फॉर्मूला यूनिट का अभी मैंने आपको बताया वो क्या होते हैं। कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं, आपने पहले मोलिकुलर मास में एग्जाम्पल लिया था H2O का, तो जो ये H2O है ये केमिकल क्या है, ये मॉलिक्यूल ऐसे ही आपको मिलेगा। जब आप H2O कंपाउंड या फिर पूरा पानी की भरी बोतल है उसमें ये जो मॉलिक्यूल है H2O के, वो ऐसे ही आपको H2O ऐसे ही आपको सिंगल मॉलिक्यूल, पूरे मॉलिक्यूल आपको ऐसे मिल रहे हैं। बट NaCl, जब आप नमक की बात कर रहे हो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक NaCl फिर दूसरा NaCl, पूरे मॉलिक्यूलर फॉर्म में आपको ऐसे NaCl वहाँ पे नहीं मिलते कि बहुत सारे NaCl ऐसे मिलेंगे, बल्कि वहाँ पे NaCl आपको कैसे नज़र आएगा, Na+, इसके ये जो आयंस हैं NaCl ये साथ साथ में होंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बट ये आयंस की फॉर्म में मिलेंगे आपको, Na+Cl-, तो ये चीज़ क्लियर हुई। फॉर्मूला यूनिट मैंने देखो ऊपर लिखा भी था, केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनके कांस्टेंट पार्टिकल्स, जैसे कि नमक है उसमें जो इसके कांस्टेंट पार्टिकल है वो क्या है, NaCl, बहुत सारे NaCl मिलके ही वो पूरा नमक बना हुआ है, तो उसके जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो आयनिक फॉर्म में मिलते हैं। यहाँ पे आपको ऐसे पूरा कंप्लीट NaCl मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं मिलता, क्लियर, ये आपको आयनिक फॉर्म में मिलते हैं। सेम एक और एग्जांपल मैं आपको ले लेती हूँ, CaCl2, तो वो आपको ऐसे CaCl2 सॉरी, ये पूरा ऐसे मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं मिलेगा, ये आपको कैसे मिलेगा, Ca2+ और Cl-, ओके, ऐसे आयंस मिलेंगे इसके, तो इसे हम क्या बोलते हैं, फॉर्मूला यूनिट। NaCl है, CaCl2 है, ये आयनिक फॉर्म में मिलते हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, फॉर्मूला यूनिट। बट इसे कैलकुलेट हम जैसे मोलिकुलर मास किया है हमने, वैसे ही हम कैलकुलेट करेंगे, क्लियर, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लाइक यहाँ पे अगर आप CaCl2 का लोगे तो कैल्शियम का आपका होता है 40U, इसमें फिर ऐड कर दोगे क्लोरीन का आपका होता है बेटा 35.5, ओके, बट 2 हैं तो आप इनटू कर दोगे, तो आप इन्हें ऐड करोगे, जैसे आपने मोलिकुलर फॉर्मूला H2O का कैलकुलेट किया था वैसे ही आप CaCl2 का करोगे। 40+ ये कितना हो जाएगा, 40+ आपका हो जाएगा 71, ये आपका हो जाएगा 111U,
तो सेम है, जैसे आपने मोलिकुलर मास कैलकुलेट किया वैसे ही फॉर्मूला यूनिट मास, बस एक डिफरेंस क्या है, वहाँ पे आप मोलिक्यूल का मास कैलकुलेट कर रहे थे, यहाँ फॉर्मूला यूनिट का कर रहे हो, जो कि आपको आयंस की फॉर्म में मिल रहे हैं। तो आज जो हमने पढ़ा ये आपको क्लियर हुआ? ये मैं आपको क्विकली एक बार रिवाइज करा देती हूँ। Yes, we started from chemical formula. How to write chemical formula? What does it mean? इसका मतलब क्या होता है? तो chemical formula हमने बताया था, उसकी composition को हम symbolically represent करते हैं। सिंबल की फॉर्म में हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं कि कितने उसकी कंपोजिशन होगी। H2O में 2 हाइड्रोजन होंगे, 1 ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में 3 नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन। ठीक है, वो आपको क्लियर हुआ। देन हमने बात की थी कि हम केमिकल फॉर्मूले कैसे लिखते हैं, तो उसके लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, सिंबल की और उसकी कंबाइनिंग पावर या कैपेसिटी की, जिसे हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी। तो उसके लिए मैंने आपको एक टेबल दिखाई थी जो आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, तो आपको वो पूरी टेबल याद होनी चाहिए। उसमें जो चार्ज दे रखे हैं वो आपको पता होना चाहिए कि कौन से आयन पे कितना चार्ज है। सिंबल भी आपको उसके साथ साथ याद होने चाहिए। 3 रूल्स की हमने बात की थी केमिकल फॉर्मूला में कि आपके चार्जेस बैलेंस होने चाहिए। मेटल नॉन मेटल है अगर एक कंपाउंड में तो मेटल पहले लिखेंगे, नॉन मेटल बाद में। देन हमने एक बात की थी कि पॉलीएटॉमिक आयन है तो उसके लिए हम ब्रैकेट यूज करते हैं। अगर 1 है तो नहीं करने की जरूरत, अगर 2 है 3 है चार्ज कुछ ऐसा है क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे तो हम क्या यूज करते हैं, ब्रैकेट यूज करते हैं। मैंने आपको 4-5 एग्जाम्पल्स दिए थे कि कैसे केमिकल फॉर्मूला बने। हाइड्रोजन क्लोराइड है या फिर अमोनियम क्लोराइड है, ये मैंने आपको अलग अलग एग्जाम्पल दिए थे। ठीक है, अमोनियम सल्फेट की कैसे बनते हैं वो आप घर पे खुद भी प्रैक्टिस करोगे। एनसीईआरटी में बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप वो घर पे खुद बनाने की कोशिश करोगे। ओके, देन एट लास्ट वी टॉक्ड अबाउट मोलिकुलर मास एंड फॉर्मूला यूनिट मास। दोनों सेम चीज़ें हैं। एक मोलिक्यूल में जो एलिमेंट्स हैं, जितने एटम्स हैं, उन्हीं के मास को हम अगर ऐड कर देते हैं वही आपका मोलिकुलर मास है। लाइक NH3 है तो नाइट्रोजन का 1 एटम है, इसका मास प्लस हाइड्रोजन के 3 एटम है, इनको ऐड कर दो तो वही आपका H2 मोलिकुलर मास हो गया, उसका मास हो गया। फॉर्मूला यूनिट मास सेम, जैसे आपने मोलिकुलर मास कैलकुलेट किया वैसे ही फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करोगे। बस डिफरेंस क्या है, यहाँ आप मोलिक्यूल वर्ड यूज नहीं कर रहे हो, यहाँ आप वर्ड यूज कर रहे हो फॉर्मूला यूनिट, बिकॉज आयनिक फॉर्म में है उसके कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स। क्लियर? सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। वी विल डिस्कस मोल कॉन्सेप्ट। आपका जो मेन टॉपिक है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 5 में डिस्कस करेंगे। Okay, so that is all for today. If you like this video, please share this video with your friends, and also I request you to subscribe my channel.